हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो नेस्टेड इफ़ के ऊपर बनाएंगे, तो हम नेस्टेड वीडियो इफ़ की वीडियोस लेकर आ चुके हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स मूव इनटू द टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेस्टेड इफ़ फंक्शन है एक्सेल का। नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या है? इफ़ के अंदर इफ़, जो हमने इफ़ फंक्शन सीखा था लास्ट वीडियो में, उसमें क्या था, हमारे पास दो कंडीशन होती थी जिसमें से एक ट्रू होती थी और एक फॉल्स होती थी। बट नेस्टेड इफ़ में क्या होता है, हम इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे एक ट्रू कंडीशन तो होती है, ट्रू के बाद नेक्स्ट जो होती है वो फॉल्स होती है, तो उस फॉल्स की जगह पर हम एक और कंडीशन दे सकते हैं। तो जब भी हमें एक कंडीशन के अलावा ज़्यादा कंडीशन चाहिए होती है तो हम नेस्टेड इफ़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने जो नेस्टेड इफ़ में यूज़ किए थे, ये दो एग्ज़ाम्पल लिए थे, इफ़ में लिए थे। जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उन्हें पता होगा कि मैंने इफ़ में यहाँ पर इनको फेल या पास कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताया था इफ़ में। ठीक है, और इस वाले फार्मूला में भी कुछ डिटेल्स बताई थी, इसमें मैं बाद में आऊँगी, पहले आपको इसी फार्मूला में बताती हूँ। अब ये तो था हमारा फेल पास का, जहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन थी कि या तो जो स्टूडेंट है वो फेल होगा या वो पास होगा। ठीक है, एक ट्रू पार्ट एक फॉल्स पार्ट, तो ये इफ़ से हो गया। बट अब जो हमारा नेस्टेड इफ़ का फंक्शन है वहाँ हम निकालने वाले हैं ग्रेड। अब ग्रेड में क्या होता है, कंडीशंस मल्टीपल होती है। ठीक है, कुछ फेल होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, तो उनको हम अलग अलग ग्रेड में कैटेगराइज करते हैं, मीन्स मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैं आपको आज ग्रेड निकाल के बताऊंगी विथ नेस्टेड इफ़। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ ग्रेड। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, मैंने कुछ आपको समझाने के लिए डेमो ले रखा है कि यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे कि अगर जो हमारा एवरेज है वो लेस देन 50 है, अगर 50 से कम होता है तो वो एफ ग्रेड है, यानी कि वो फेल है। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी दे सकते हैं कि अगर हमारा रिमार्क फेल है तो वो फेल होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी कंडीशन कि अगर जो एवरेज है वो 55 से कम है तो डी होगा, मतलब 50 और 55 के बीच में उसे हम डी ग्रेड देंगे। फिर 55 से 65 के बीच में उसे हम सी ग्रेड देंगे। ठीक है, और उसके बाद 65 से 75 के बीच में जो होंगे उन्हें बी ग्रेड देंगे, और जो 85 वाले होंगे, मतलब 75 से 85 के बीच में, उन्हें ए ग्रेड देंगे, और जो 85 से 100 के बीच में होंगे उन्हें एस ग्रेड देंगे। ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया है। जो भी स्कूल है, मैनेजमेंट है, जो भी एजुकेशन सिस्टम है, उनका क्राइटेरिया अलग हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन अलग होगी। ठीक है, मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि जो फेल है उनको वो फेल ही दिखाएं, एफ ग्रेड ना माने, फेल बताएं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू पुट करेंगे। ठीक है, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, इक्वल टू पुट करेंगे, देन हम लिखेंगे इफ़। ठीक है, डबल क्लिक कर सकते हैं आप या फिर टैब प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपसे पूछेगा लॉजिकल टेक्स्ट कि मतलब आपको क्या देना है। तो हम मानते हैं कि हमारा जो रिमार्क वाला सेक्शन है, यानी कि H4, ठीक है, ये अगर बराबर है किसके, फेल के। ठीक है, जब भी हम कोई टेक्स्ट लेते हैं उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेते हैं, तो वही हमने किया। अगर ये फेल है तो हमें क्या करना है, फेल ही डिस्प्ले करना है। ठीक है, कर दिया हमने। अब जो नेक्स्ट पार्ट, अगर ये ट्रू, जो भी इसका फॉल्स पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन देंगे, तो कॉमा, दोबारा इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन। ठीक है, फिर से ये पूछेगा कि लॉजिकल टेक्स्ट मतलब नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या है। तो नेक्स्ट कंडीशन हम मानते हैं कि जो हमारा एवरेज है अगर वो लेस देन 55 है, मतलब 55 से कम है। ठीक है, एक तो फेल कैटेगरी तो हो गई। ठीक है, अब हम 55 से कम वालों को मानते हैं। ठीक है, तो 55 से अगर कम है तो उसको हमें देना है क्या, डी ग्रेड। तो यहाँ पे लिख देते हैं डी।
ठीक है, फिर कॉमा करते हैं, कॉमा के बाद फिर से कंडीशन देंगे इफ़, ठीक है। अब जो हमारा G4 है वो क्या होना चाहिए, 65 से कम, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ाते जाएंगे, 65 से कम है तो हम देंगे क्या, C, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा, फिर दोबारा लिखेंगे इफ़, वापस से G4 ग्रेटर देन 75, तो हम क्या वैल्यू देंगे, DC हो गया, आप B दे देते हैं, ठीक है। फिर कॉमा, दोबारा इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन। अब जो हमारा टेक्स्ट होगा कि G4 यानी कि एवरेज इस बार किससे छोटा होना चाहिए, 85 से, ठीक है। तो हम क्या देंगे, उसको A ग्रेड देंगे, ठीक है। सारी कंडीशन हो चुकी है। अब लास्ट पार्ट बचा है 95 से 100 वालों का, तो अब उसके लिए हम कोई कंडीशन नहीं देंगे, वहाँ पर हम क्या कर देंगे, सीधा S लिख देंगे कि अब जो भी इसके अलावा बचेंगे उनको आपको देना है S, ठीक है। अब जब आप ब्रैकेट क्लोज करते जाएंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हर एक ब्रैकेट अलग अलग कलर का है, ठीक है। ये वाला ब्लैक है, ये वाला रेड है, फिर ये वाला थोड़ा डिफरेंट कलर का है, ये वाला ग्रीन है। तो जैसे जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते जाते हैं ना, वो कलर चेंज होते रहते हैं ताकि आपको क्लोज करने में पता रहे कि आप कितने ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्लोज करते हैं, ये किया, ये ग्रीन वाला भी क्लोज, पर्पल वाला भी क्लोज हो गया, देन फिर ये रेड है, आई थिंक ये भी क्लोज हो गया, और लास्ट में हमारा ब्लैक वाला भी क्लोज हो गया। तो अब कर देंगे एंटर, ठीक है। तो ये फेल आ गया, सीधा फार्मूला ड्रैग करेंगे नीचे तक, तो ये देखिए ग्रेड आ चुकी है। जो फेल थे हमने उसको फेल ही दिखाया है, ठीक है। B ग्रेड हमने किसको दी थी, यहाँ पर जो 65 से 75 के बीच में है उनको हमने B ग्रेड दी थी, ठीक है। और 75 से 85 वालों को हमने A ग्रेड दी थी, ठीक है। और 65 से 75 को B ग्रेड, C ग्रेड हमने दी थी 55 से 65 वालों को, ठीक है। तो वो यहाँ पर आ चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया एक बार प्लीज़ रिवाइंड करके देखिएगा, आपको ज़रूर से समझ आएगा, ठीक है। कंडीशन आप कुछ भी ले सकते हैं और कितने भी कैटेगरी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 6 आई थिंक 6 ग्रेड दिए हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे दूसरे वाले एग्जाम्पल में। यहाँ पर हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कुछ लोगों के, जितने भी लोग हमारे होटल में रह रहे हैं या रहेंगे, उनके लिए कुछ के लिए कोई कॉस्ट अप्लाइड नहीं हो रही थी और कुछ के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट अप्लाइड हुई थी, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, यहाँ पर इनको कैटेगराइज, सबसे पहले मैं इनका ये बताती हूँ कि जो लोग एक्स्ट्रा कॉस्ट पर रह रहे हैं, ठीक है, तो उनको कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा देनी होगी, ठीक है। यहाँ हमने इस वाले फॉर्मूले से, इफ़ वाले से हमें सिर्फ ये पता चला था कि कुछ लोग हैं जिनको एक्स्ट्रा देनी है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक्स्ट्रा नहीं देनी है। अब हम नेस्टेड इफ़ के थ्रू ये पहचानेंगे कि कुछ लोग जिनको कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पहले ही चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। मतलब अगर उन्हें 8 दिन रहना है तो वो 8 दिन ना रह के 7 ही दिन रहेंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे ना। तो उन लोगों के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिफ़ंड की पॉलिसी भी लगाएंगे कि आपको रिफ़ंड भी करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे जो ये ऊपर के 4 हैं इनको रहने देते हैं, नीचे वालों में करते हैं चेंजेस, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं कैटेगराइज कर देती हूँ, 2 अलग टेबल बना देती हूँ, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये वाला हम प्रीवियस की चलेंगे, जो इफ़ वाला था वही रहेगा, इसमें हम नेस्टेड इफ़ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाई थी वो क्या थी कि हमारा अगर एक्चुअल डेट्स के बराबर होता है तो कोई कॉस्ट अप्लाई नहीं होगी, और अगर नहीं होता है तो कॉस्ट अप्लाइड होगी, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं कि एक्चुअल डेज कितने दिन वो एक्चुअली में रहा है,
ठीक है, ये निकाल लेते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कितना वो एक्चुअल रहा है, सॉरी इसको ऊपर होना चाहिए। ये पता चलेगा इससे, ये जो उसकी चेकआउट डेट थी और ये जो उसकी चेक इन डेट थी, इससे ही पता चलेगा। तो यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू क्या, एक्चुअल चेकआउट डेट यानी 20 अगस्त 2012 और चेक इन डेट, कब चेक इन किया, ये सॉरी दिस माइनस दिस, एंटर करते हैं 8, इसी को ड्रैग करके नीचे तक लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ आप लोगों के लिए। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे डिफरेंसेस इसमें और इसमें। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी कंडीशन चेंज करते हैं कि एक्चुअल उसे जाना था 20 अगस्त 2012 को, पर वो चला गया सपोज 18 अगस्त को, मतलब 2 दिन पहले ही चेकआउट कर लिया। ठीक है, सॉरी, तो इस केस में क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा कॉस्ट अप्लाइड लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे लिखा आना चाहिए रिफंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो 2 दिन पहले चला गया तो उस 2 दिन पहले का हम उसे वापस भी तो करेंगे। जब हम कोई बंदा 1 दिन या 2 दिन एक्स्ट्रा रह रहा है तो उससे एक्स्ट्रा कॉस्ट ले रहे हैं, तो जब वो कम रह रहा है तो हम उसे वापस भी करेंगे, राइट। ये हमने एक सिनेरियो बना रखा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। ठीक है, ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ। तो अब यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉस्ट अप्लाइड की जगह क्या आना चाहिए, रिफंड। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नेस्टेड इफ, मतलब अब हमारे पास एक और कंडीशन ऐड ऑन हो गई है। पहले हमारे पास सिर्फ 2 ही कंडीशन थी, या तो वो एक्चुअल टाइम तक रहा है और या फिर ज़्यादा रहा है। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास है एक्चुअल टाइम, ज़्यादा और कम, यानी कि 3 कंडीशन हो चुकी है। तो अब नेस्टेड इफ यूज़ होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, कि मतलब एक्चुअल चेकआउट डेट माइनस एक्चुअल चेक इन डेट बराबर करती है हमारे टोटल डेज के, तो नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं होगी। लेकिन अब जो इसका एल्स वाला पार्ट था उसमें हम क्या देंगे, मतलब फॉल्स वाले पार्ट में एक और कंडीशन देंगे। तो वापस लिखेंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या होगी कि जो असाइंड थी डे, यानी कि 8 दिन का हमने लिया था पैकेज, तो वो अगर बड़ा है ग्रेटर देन जो हम गए हैं, जब हमने चेक इन किया है 6 ही दिन में निकल गया वो, तो ये वाला डे। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो कॉमा क्या होना चाहिए, रिफंड। ठीक है, एल्स वाला पार्ट तो यही रहेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट अप्लाइड। अगर ये इससे बड़ा नहीं होता है तो इसका मतलब वो ज़्यादा दिन रहा है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट तो अप्लाइड होगी ही होगी। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, डबल ब्रैकेट होंगे। ठीक, अब ये हो गया रिफंड। ठीक है, ये मान लेते हैं इसको जाना था 18 फ़ेब को, और इसको कम कर देते हैं, मान लीजिए ये हो गया, ये 15 फ़ेब को ही चला गया। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग इसके यहाँ पे डेज वो आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस आ गया, और ये फॉर्मूला हम करते हैं नीचे तक ड्रैग, तो यहाँ पर भी आ गया रिफंड। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। अब क्या है, हमारे पास ये 2 अलग अलग एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब ये तो सारे आ चुके हैं कि कुछ में एक्स्ट्रा कॉस्ट है, कुछ में कोई कॉस्ट नहीं है और कुछ को रिफंड है। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा रहे हैं उनको कितना एक्स्ट्रा हमें पे करना है, और जिनको हमें रिफ़ंड करना है उनको कितना रिफ़ंड करना है, तो वो निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कंडीशन, हम लेंगे कि इक्वल टू इफ़, एक तो यही कंडीशन होगी कि अगर ये जो है ये वाला सेल बराबर है किसके, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट के, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, मतलब अगर इस वाले सेल में हमने नो एक्स्ट्रा कॉस्ट लिखा है तो उनसे हमें कोई भी अमाउंट नहीं लेना है, तो उनकी अमाउंट क्या होनी चाहिए, 0,
ज़ीरो या नील, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मैंने ज़ीरो दे दिया कि अगर इस वाले कॉलम में जहाँ पर हमने निकाला था कि एडिशनल कॉस्ट येस और नो, तो वहाँ पर अगर नो एक्स्ट्रा कॉस्ट फाइंड आउट होता है तो उनसे हमें कोई अमाउंट नहीं लेना है, ज़ीरो देना है, ठीक है। ज़ीरो कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर, ठीक है, एल्स में क्या है, एल्स में हमें करना है कि ये, ठीक है, जो भी हमारा एक्चुअल दिन वो रहा है वो माइनस जितने दिन उसको रहना था वो, ठीक है, दोनों को माइनस करके जो भी डिफरेंस आता है वो हमारे पर डे के चार्जेस से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई होगा हमारा पर डे का चार्जेस है 200 रुपये, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हो क्या रहा है, अगर हमने ये बताया है कि जो अगर इस वाले कॉलम में हमें नो एक्स्ट्रा कॉस्ट मिलता है तो आप ज़ीरो कर दो, मतलब उनसे हमें कोई पेमेंट नहीं लेनी। और अगर नो एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं मिलती है, चाहे वो फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट अप्लाइड वाला सिस्टम हो या फिर वो रिफ़ंड वाला सिस्टम हो, अगर उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, इसको और इसको माइनस करेगा, ठीक है। वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारे एक्चुअल डेज़ हैं और ये हमारे असाइन डेज़ थे, ठीक है। तो एक्चुअल डेज़ माइनस असाइन डेज़, ठीक है, दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आता है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो पर डे के चार्जेस से, जिससे हमें पता चल जाए कि अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी है तो कितनी देनी है और अगर हमें रिफ़ंड करना है तो कितना करना है, ठीक है। तो जब भी हम ऐसा कुछ लिखते हैं कि माइनस कर रहे हैं और फिर मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस वाले को हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं ताकि वो पहले माइनस करे उसके बाद मल्टीप्लाई करे, ठीक है। तो ब्रैकेट में रख दिया और यहाँ पर फिर से ब्रैकेट क्लोज इफ़ वाला और अब कर देते हैं एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर आया ज़ीरो, क्यों आया ज़ीरो, क्योंकि 8 एक्चुअल डेज़ था और 8 ही असाइन डेज़ भी था, इसीलिए आया ज़ीरो कि मतलब इसे कोई अमाउंट पे नहीं करना है। दूसरा, हमने यहाँ लिखा था कि नो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको जहाँ पर भी मिल जाती है आपको उसे सीधा ज़ीरो दे देना है, तो ज़ीरो दे दिया गया। अब इसी को हम ड्रैग करते हैं नीचे तक, ये ड्रैग कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे रिफ़ंड वाले की जगह ऑटोमेटिकली माइनस में आ चुका है कि हमें -400 रिफ़ंड करने हैं, इसके -600 रिफ़ंड कर रहे हैं, ठीक है। और इनसे एक्स्ट्रा कॉस्ट इतनी इतनी लेनी है। अब ये कैसे आया है, देखिए, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट वाले में तो हमने पहले ही बोल दिया था कि आपको ज़ीरो ले लेना है, तो उसने ज़ीरो ले लिया, ठीक है। अब हमने एल्स पार्ट में क्या दिया था, अगर नो एक्स्ट्रा कॉस्ट के अलावा कोई भी आपको सिचुएशन मिलती है तो आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है इससे, ठीक है। यानी 14 - 13 बना 1 और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है पर डे का चार्जेस से, जो हमारा पर डे का चार्ज था 200, तो यानी 1 × 200 200 आ गया, ठीक है। सेम हुआ है इसके साथ, ये माइनस ये यानी 6 - 4 2, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई किया 200 से तो 400, ठीक है। सेम यहाँ भी हुआ, इसे नो एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं मिला, हमने बोला था कि नो एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है, तो आपको एक्शन परफॉर्म करना है दिस माइनस दिस, यानी 6 - 8, तो क्या हुआ -2, मल्टीप्लाई किया 200 से तो -400, ठीक है। तो यहाँ आपके आ चुके हैं ये रिफ़ंड वाले अमाउंट और यहाँ पर आपके आ चुके हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट वाले अमाउंट, ठीक है। यहाँ फिनिश होता है हमारा नेस्टेड इफ का आज का लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।